स्क्वायर लॉ का आइडिया पुराना था, जिसके लिए न्यूटन ने बुलियार्डिस और बोरेली को क्रेडिट दिया, जो कि पहले ही ये हाइपोथेसाइज कर चुके थे कि सूरज से एक फोर्स है जिसका इम्पैक्ट हर स्क्वायर डिस्टेंस में आधा होते जाता है। पर कोई भी इन आइडियाज को न्यूटन की तरह कनेक्ट करके मैथमेटिकली प्रूव करके नहीं बता पाया था। ओनली न्यूटन कुड डू इट बिकॉज़ ही वाज अ मैथमेटिकल जीनियस। और इससे हमें एक और एक चीज सीखने को मिलती है। साइंटिफिक डिस्कवरीज में मेरे हिसाब से 60% इमेजिनेशन और आइडियाज का रोल होता है और 40% मैथ का, जो उस आइडिया को प्रूव करने में हेल्प करता है। आइडिया डायरेक्शन देता है और मैथ वहां तक चलाता है। और इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो अपने इमेजिनेशन को कभी भी स्टॉप होने मत देना। इन्हीं लर्निंग से न्यूटन ने फिर अपने 3 लॉज ऑफ मोशन को भी अपने प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक में पब्लिश किया along with the concept of gravity। इस बुक ने मॉडर्न फिजिक्स का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया कि न्यूटन की ये किताब साइंस की बाइबल की तरह हो गई और न्यूटन अपना काम करके हंसी खुशी 31 मार्च 1727 को चल बसे। अब न्यूटन के जाने के बाद शुरुआत में तो साइंटिस्ट न्यूटन के मॉडल को प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए अच्छे से यूज कर पा रहे थे। न्यूटन की थियरी में दरारें दिखनी तब शुरू हुई जब एक छोटे से प्लैनेट मर्क्यूरी न्यूटन के कायदे कानूनों को ओबे नहीं कर रहा था। न्यूटोनियन मॉडल से मर्क्यूरी का ऑर्बिट प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा पा रहा था। हर बार अप्रोक्सीमेटली 43 आर्क सेकेंड्स पर सेंचुरी से कैलकुलेशंस गड़बड़ा जा रहा था। कहीं कोई हिडन प्लैनेट तो नहीं था जिसकी ग्रेविटी मर्क्यूरी के साथ इंटरफियर करके ये कैलकुलेशन को गड़बड़ा रही थी। ऐसा ही कुछ 1846 में अर्बेन लेवेरियर को लगा, जिन्होंने एक मिसिंग प्लैनेट वल्कन के नाम से प्रपोज किया। मगर ये मिसिंग प्लैनेट वल्कन कभी किसी को दिखाई नहीं दिया और इसी वजह से इस कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते न्यूटन की थियरी पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए। तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? कुछ नहीं। ये शब्द थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक टीचर के, जो आइंस्टाइन के ठीक एटीट्यूड से परेशान हो गए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को आज पूरी दुनिया जीनियस जरूर समझती है, बस जब वो बच्चे थे तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा। आइंस्टाइन का बचपन काफी इंटरेस्टिंग रहा। 4 साल की उम्र तक तो उन्होंने बात करना भी नहीं सीखा था। उनके पेरेंट्स तो डर गए थे कि इसे कोई स्पीच डिफेक्ट तो नहीं है। इवन आज भी जो बच्चे लेट तक नहीं बोलना सीखते, उन्हें आइंस्टाइन सिंड्रोम है ऐसा कहा जाता है। बचपन में आइंस्टाइन एकदम शांत खोए खोए से बच्चे थे जो अपनी दुनिया में ही डे ड्रीमिंग किया करते। वो पढ़ाई में तो एवरेज थे, लेकिन वे स्कूल का रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट और अननेसेसरी रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो स्कूल को एक जेल की तरह समझते थे जहां पर बच्चों को नैरो माइंडेड बनाया जाता है और उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को दबाया जाता है। इसी एटीट्यूड की वजह से कुछ टीचर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे। बट जहां पर आइंस्टाइन को मेमोराइजेशन नहीं पसंद था, उन्हें क्यूरियस सवाल पूछना, थॉट एक्सपेरिमेंट्स करना और मैथ सीखने का बहुत ही शौक था। और इसीलिए 12 साल की उम्र तक उन्होंने खुद को कैलकुलस जैसे एडवांस मैथ और ज्योमेट्री भी सिखा दिया था। 12 से 14 की उम्र तक तो उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करना, एकोस को टाइम करके, मॉडल फ्लाइंग प्लेन्स और स्टीम इंजन बनाना। उसी दौरान एक सवाल था जो उन्हें बहुत ही परेशान किया करता और जो ही आगे जाकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उन्हें लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेट करता था और इसीलिए वो अक्सर सोचा करते थे कि अगर वो किसी तरह अपने आप को एक लाइट बीम में कन्वर्ट कर दे और पूरे ब्रह्मांड में घूमे, तो उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाई देगा, ये यूनिवर्स कैसा दिखाई देगा। वंस अगेन इमेजिनेशन। इवन टाइम के बारे में भी वो बहुत सोचते थे कि ये समय फंडामेंटली ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहता है। अब उस समय के हालातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें समझेगा कि आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनने का ही इंस्पिरेशन कहां से मिला। सो उस वक्त 2 फिजिक्स की थियरीज हमारे रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग की रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी। एक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और दूसरा मैक्सवेल के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1960s में दिए थे और जो ये रिवील करते हैं कि लाइट और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इनके लॉज लाइट के मोशन और प्रोपोगेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब उस वक्त ये प्रूफ तो नहीं था, बट मैक्सवेल के इक्वेशंस ये इशारा कर रहे थे कि लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए हमेशा कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, जो है अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। फिर चाहे कोई ऑब्जर्वर मोशन में हो
या फिर वो स्टैटिक हो। अच्छा, इसे एग्जाम्पल से समझो। लेट्स से आप एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपके सामने एक स्पेसशिप स्टिल खड़ी है। अब अगर आप उस 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट होते स्पेसशिप से एक लाइट बीम शाइन करोगे, तो इस ऑब्जर्वर स्पेसशिप को लाइट की स्पीड कितनी मेजर होगी? Well, Guys, new car, huh? yeah, Godrej Aero, right? India का number 1 body. बहुत से सवाल खड़े हो गए। अगर न्यूटन कहता है कि सारा मोशन रिलेटिव है, यानी कि वेलोसिटीज ऐड होती है, जैसे हमने पहले स्पेसशिप वाले एग्जांपल में देखा, तो मैक्सवेल के दावों पर खरे उतरकर माइकलसन और मॉर्ले ने कैसे ये प्रूव कर लिया कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही है? क्यों वो ऐड नहीं होती बाकी चीजों की तरह? क्या लाइट स्पेशल है? और इसी दौरान होती है इस कहानी में आइंस्टाइन की एंट्री और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत, जिसमें लाइट को आइंस्टाइन ने वो स्पेशल एलिमेंट कंसीडर किया। आइंस्टाइन ने 1905 में इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया, जिसने फिजिक्स कम्युनिटी की दिशा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पेपर का नाम था इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, और इस पेपर में उन्होंने बेसिकली पूरे ईथर के कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ उन्होंने न्यूटन के लॉज के भी कुछ ग्लेरिंग फॉल्ट्स पर उंगली उठा ली। इस पेपर में बेसिकली आइंस्टाइन ने ईथर को आउट करके उसे एक बहुत ही न्यू और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट स्पेस टाइम से रिप्लेस कर दिया। सो बेसिकली ये जो हम आसपास और यूनिवर्स में हर जगह जो स्पेस देख रहे हैं ना, वो सिर्फ स्पेस नहीं, बल्कि वो स्पेस टाइम है, जो 3 dimensions ऑफ स्पेस और 1 dimension ऑफ टाइम का बना हुआ है। स्पेस और टाइम आपस में फंडामेंटली जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल है। There can be no space without time and no time without space according to Einstein's model. अब ये टोटली ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया था, जो न्यूटन की थियरी के अगेंस्ट जा रहा था। इनफैक्ट आगे चलकर तो आइंस्टाइन एक के बाद एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और थियरीज पब्लिश करेंगे जो न्यूटन की थियरी की इनकम्प्लीटनेस को एक्सपोज करेंगे। सो आखिर क्या थे वो आइडियाज? तो चलो अब इसके आगे ना हम स्टोरी से हटकर डायरेक्ट 1-on-1 कंपैरिजन करेंगे न्यूटन वर्सेस आइंस्टाइन की दुनिया देखने के नजरिए को, क्योंकि कई बार तो ये दोनों साइंटिस्ट के व्यूज एकदम ऑपोजिट लगते हैं। स्कूल में हमें न्यूटन के लॉ सिखाते हैं, बट फिर आगे चलकर आइंस्टाइन क्यों बोलते हैं कि न्यूटन गलत है, हमें किसको ट्रस्ट करना चाहिए आफ्टर ऑल? और आइंस्टाइन ने न्यूटन के आइडिया को चैलेंज करते हुए कहा था कि एप्पल तो नीचे गिरता ही नहीं है, बल्कि जमीन एक्सेलरेट कर रही है। सो जमीन आखिर चारों बाजू से एक्सेलरेट कैसे कर सकती है? अच्छा, अब बहुत ही कम लोगों को यह भी पता होगा कि 2 किस्म की ग्रेविटीज होती है, एक रियल और एक फेक। और आप और मैं जो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं वो फेक ग्रेविटी है। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है, एंड डोंट वरी, ये सारे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स को जो हमारी रियलिटी को बनाते हैं, मैं सीरीज के अगले और आखिरी वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, और इतना सिंप्लीफाइड तरीके से कि इवन अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो भी आपको इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट विद इन अ वीक आ जाएगा। सी यू वेरी सून। जय हिंद।